सभी साथियों को मेरा नमस्कार। संजू टीचिंग पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 से 5 तक जो एनसीईआरटी में रिमझिम किताब चलती है उसकी हम समरी करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केपीएसपीआरटी में जो अभी पेपर चल रहा है उसमें रिमझिम से हिंदी में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हमने इसी बेस पर आज हम क्लास 5th की रिमझिम बुक से चैप्टर 11 से लेकर 18 तक हम समरी देखेंगे। सबसे पहला जो 11वां चैप्टर है चावल की रोटियां, ये नाटक है। ये B.O. खिन ने लिखा है। यह कहानी कोको नाम के लड़के की है जिसके 3 दोस्त हैं, नीनू, तिनसु, सीमी। आप लोगों को ध्यान रखना है उसके 3 दोस्त। इसमें से पूछ लेगा किसी का नाम कि ये पात्र किस कहानी से रिलेटेड है। यानी कि 3 दोस्त हैं, नीनू, तिनसु, सीमी। कोको अभी 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा। और नीनी है वो 9 साल का बर्मी लड़का है जो कोको का दोस्त है। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का है जो कोको का दोस्त है ये भी। और मिमी 7 साल की बर्मी लड़की है जो कोको की दोस्त है। ऊबातून जो चावल की रोटियों में जो ऊबातून शब्द आया है इसका मतलब है यानी जनता की दुकान का प्रबंधक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किराना की दुकान जो लोग चलाते हैं उससे रिलेट किया गया है। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का जो कि नकली मूंछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। आगे है इसमें कि एक दिन कोको अपने माता पिता के खेत पर जाने के बाद उठता है। यानी कि कोको है उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं, तो उसके माता पिता यानी खेत पर जाने को होते हैं तो उसकी माताजी, कोको की माताजी, उसको चावल की रोटियां बनाकर रख जाती हैं। तो कोको के माता पिता खेत पर चले जाते हैं तो कोको अपने माता पिता के खेत पर जाने के बाद उठता है तो उसकी माँ उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर अलमारी में रख गई हैं। वह उन रोटियों को खाने के लिए बैठ जाता है। तभी देखता है कि तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। वह समझता है कि दरवाजे पर कोई है, तो वह दरवाजे पर देखता है खुल के, तो दरवाजे पर नीनी होता है। वह पूछता है दरवाजे खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी। नीनी कहता है कोको झूठ बोल जाता है कि नाश्ता करके मुंह धोने लगा था, क्योंकि वह समझता है कि अगर मैं इसको चावल की रोटियां बताऊंगा तो ये भी कहेगा कि मुझे खाने को दो। इसलिए नीनी कोको झूठ बोल देता है। नीनी उसके पास रेडियो पर परीक्षा संबंधी सूचना के बारे में जानकारी लेने आया है। तो कोको बहाना बनाता है उसका रेडियो खराब है। नीनी फौरन तिनसु के घर चला जाता है। कोको राहत की सांस लेता है और फिर चावल की रोटियां लेकर खाने बैठने ही वाला होता है कि तभी उसका दूसरा दोस्त मिमी आ जाती है। कोको सोचता है कि मिमी कहीं मेरी रोटियां न खाने लगे, इसलिए वह रोटियां फूलदान में छिपा देता है। मिमी अंदर आते हुए कहती है कि तुम्हारी माताजी ने बताया था कि चावल की रोटियां बनाई हैं। कोको बोलता है कि मैंने खा ली हैं। तभी मिमी ने अपने हाथ में पकड़े पापड़ कोको को दिखाए, और जो कि पापड़ आप लोगों को रिलेट किया गया है यहाँ पे कि केले के पापड़ हैं। तो मिमी कहती है कि मैंने सोचा दोनों मिलकर खाएंगे। तो कोको ने मिमी को चाय दी। कोको ने मिमी को चाय दी, वह चाय के साथ पापड़ खाने लगी। इतने में कोको का दोस्त तिनसु आ जाता है। मिमी उसे भी पापड़ दे देती है। तभी तिनसु कोको से फूलदान में फूल लगाने की
बात कहता है। लेकिन कोको रोटियां देखने के डर से उसे रोक देता है और सोचता है कि उसे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। यानी कि कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए काफ़ी झूठ बोलने पड़ते हैं, वही बात कही गई है। तभी वहाँ दुकानदार उबातून आ जाता है और बताता है कि कोको की माँ हमारी दुकान पर फूलदान लेने आई थी, लेकिन तब नीला फूलदान ना था, इसलिए गुलाबी ले आई थी। फिर उसने गुलाबी फूलदान उठाया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार तो उसमें उसमें कोको की रोटियां भी चली गईं, चावल की जो रोटियां बनाई हुई थी वो भी चली गईं। तो इस कहानी का अर्थ था कि एक झूठ को हमें छिपाने के लिए काफ़ी झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, अगली 12वीं कहानी है जो कि है गुरु और चेला की कविता टाइप है, जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। यह कविता एक ऐसी नगरी के वर्णन पर आधारित है जिसमें हर चीज़ 1 टके में मिलती है। जैसे वह तो एक गांव होता है, वहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख था, जिस कारण वहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। किसी के यानी जुर्म की सज़ा किसी और को दी जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है अंधेर नगरी से, एक गुरु चेले के आने से होती है। एक अंधेर नगरी होती है, उसमें गुरु और चेला आता है। उन्हें पता चलता है कि अंधेर नगरी का राजा निहायत मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है। उस नगरी में हर चीज़ 1 टके से मिलती थी। यह जानने के बाद चेला वहाँ से जाने को मना कर देता है। चेला वहीं रहकर खाने पीने का मज़ा उठाने लगता है। लेकिन एक दिन नगर की एक दीवार गिर जाती है। राजा हुक्म देता है कि दोषी को पकड़कर लेके आया जाए। दोषी के रूप में संतरी, कारीगर, मिस्त्री, मशक वाले, मंत्री आदि को पकड़कर लाया जाता है। अंत में मंत्री को फांसी देने का हुक्म होता है, लेकिन मोटी गर्दन न होने के कारण मंत्री को फांसी नहीं दी जाती है। तो राजा ने कहा किसी और को लाया जाए जिसके लिए ये फांसी का फंदा आ जाए। तो देखते हैं कि उसी चेले को फांसी के लिए लाया जाता है। तो तभी गुरु आ जाते हैं। तो गुरु अपनी सूझबूझ से चेले को फांसी से बचा लेते हैं तथा आगे इसी प्रकार उन दोनों में वाद विवाद होता रहता है और अंत में उसी अंधे नगरी के जो मूर्ख राजा होता है उसी को फांसी लग जाती है। ये है 12वीं कहानी जो कि गुरु और चेले की है। ध्यान रखना, अंधेर नगरी है, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। अगली जो 13वीं कहानी है वो है स्वामी की दादी। यानी स्वामी एक लड़का है और उसकी जो दादी है, इन दोनों के मध्य जो वाद विवाद है उसके बारे में बताया गया है, जो कि R.K. नारायण द्वारा लिखित है। एक छोटा सा बच्चा स्वामीनाथन रात के समय अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। वह दादी को अपने एक दोस्त राजम के बारे में बताने लगा। ध्यान रखना, स्वामी का दोस्त है राजम। वह अपने दोस्त और उसके पिता की प्रशंसा कर रहा था। यानी जो स्वामी है वो अपने दोस्त यानी राजम की तथा उसके पिता की प्रशंसा कर रहा था। तभी दादी बीच में ही उसे उसके दादा के बारे में बताने लगी, जिससे स्वामी को बहुत गुस्सा आया और उसने दादी को चुप कराकर अपनी बात शुरू कर दी। वह राजम को अच्छे नंबर मिलने की बात बताने लगा। यानी वह अपनी दादी को बता रहा है अपने दोस्त के बारे में कि उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो दादी उसके दादा की चर्चा करने लगी कि उसके दादा को भी पढ़ाई में मेडल मिला था। इस तरह दादी पोते में हल्की हल्की बहस चलती रहती है। यही इस कहानी का शीर्षक है, कहानी है, समरी है।
और अगला जो 14वां चैप्टर है, बाघ आया उस रात, जो कि नागार्जुन द्वारा लिखित है। 13वां चैप्टर आप लोगों को रिवाइज कर लेना है, उसका नाम था स्वामी और दादी, जो कि नारायण द्वारा लिखित है। और ये 14वां चैप्टर है, जिसमें इस कविता में दो बच्चों की आपसी बातचीत का वर्णन किया गया है, जो एक बाघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यह कविता बाल मन की कल्पना, भावों आदि को उजागर करती है। और अगला जो 15वां चैप्टर है, बिशन की दिलेरी, जो कि प्रतिभानाथ द्वारा लिखित है। आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि दिलेर कौन होता है, जिसमें अच्छी सी प्रतिभा होती है, वही दिलेर होता है। तो इसका इस तरह से आप रिलेट करके ध्यान रखें कि बिशन की दिलेरी जो चैप्टर है वो प्रतिभानाथ द्वारा लिखित है। इसमें एक 10 साल का लड़का है, जो कि फार्म हाउस जाता है कर्नल दत्ता यानी कि ट्यूशन पढ़ने के लिए। कर्नल दत्ता का अर्थ है ट्यूशन पढ़ने के लिए। तभी उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। गोलियां शिकारियों ने चलाई थी, यानी एक जो बच्चा है वह ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है, तो तभी उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, और जो कि गोलियां होती हैं वो शिकारियों ने चलाई हुई होती हैं। तो उन शिकारियों की गोलियों से एक तीतर को वो गोली लग जाती है, तो तीतरों पे वो मारने के लिए गोली चलाते हैं। तो उनकी शिकारियों की एक गोली से एक तीतर घायल हो जाता है, जो कि बिशन को एक घायल तीतर मिलता है। बिशन ने उसे बड़ी सावधानी से उठाया। शिकारी ने बिशन को रोका, वह नहीं रुका। वह किसी तरह फार्म हाउस पहुंचा। वहां उसके पीछे वो शिकारी भी आए, तो वहाँ शिकारी आए, उन्होंने तीतर को ले जाने को कहा। उन्होंने कर्नल को बताया कि हम तीतर खाते हैं, यानी कि जो शिकारी हैं उन्होंने बताया कर्नल को कि हम तीतर को खाते हैं। तो कर्नल ने उन्हें बहुत डांटा और जाने को कहा, यानी शिकारियों को। ये इस कहानी की समरी है। अगला चैप्टर है पानी रे पानी। यह पानी रे पानी ये है जो कि हम जल चक्र से संबंधित है, जो हमें भविष्य में जल संबंधी कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करती है कि किस प्रकार हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जैसे कि भविष्य में हम जल को अच्छे उपयोग में आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अगली जो कहानी है 17वीं, छोटी सी हमारी नदी। ये भी एक कविता है जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित है। छोटी सी हमारी नदी कविता, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित है। इस कविता में एक नदी के आसपास के क्षेत्र का चित्रात्मक वर्णन है, यानी कि जो नदी है छोटी सी, उसके आसपास के जो चित्र फूल पेड़ पौधों के, उसका चित्रात्मक वर्णन किया गया है। तथा नदी के जल के बारे में तथा नदी के महत्व के बारे में भी कवि ने बताया है इसमें। और अगली जो कहानी है चुनौती हिमालय की, जो कि लास्ट है, जो कि सुरेखा पड़तीकर द्वारा लिखित है। इसमें अमरनाथ यात्रा के बारे में बताया गया है, जो कि जवाहरलाल और अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे। अगले दिन सुबह सुबह वे अमरनाथ के लिए चल पड़े, यानी जवाहरलाल और उनके चचेरे भाई ने कश्मीर घूमने का विचार बनाया था, तो वो अगले दिन सुबह सुबह ही अमरनाथ के लिए चल पड़े। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। जब वो तिब्बती पठार पहुंचे थे तो उसका दृश्य बहुत ही निराला था। शरद हवा के जो कि हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। चारों तरफ बस पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ दिख रहे थे। सुबह 4 बजे से चढ़ाई करते करते दिन के 12 बजे तक वे लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए। ध्यान रखना, किंतु अभी भी अमरनाथ की गुफा को कुछ पता नहीं चला। आगे जब वो धीरे धीरे चढ़ते हुए जा रहे थे तो
उन्हें आगे दर आगे गहरी और चौड़ी खाइयों की संख्या बहुत थी, यानी कि जो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्हें बड़ी सी चौड़ी खाइयाँ मिलती जा रही थीं। तो खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी किसी के पास ना था। इस कारण जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार ये कहानी है कि हमें किस प्रकार से जो परेशानियाँ आती हैं पहाड़ों पर चढ़ने में, उसके बारे में बताया गया है। ये हमने आज क्लास 5th की NCERT है जो रिमझिम, उसके हमने 11 से लेके 18 चैप्टर तक समरी की है। इसी प्रकार की आगे हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेके 10 तक ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।